हेलो गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेबैक पीरियड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पेबैक पीरियड एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक है, यानी कि ये एक इन्वेस्टमेंट एवेल्यूएशन टेक्निक है। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, क्या वो ठीक है या गलत है, इस बारे में फ़ैसला करना पेबैक पीरियड का काम है। किस तरह से किया जाता है? तो पेबैक पीरियड सिंपली ये देखती है कि कौन से प्रोजेक्ट से हमने जो इन्वेस्टमेंट रिकवर करी है वो जल्दी रिटर्न हो रही है या रिकवर हो रही है। एक प्रोजेक्ट जो हमें जल्दी रिकवर करके हमें दे रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको एक्सेप्ट किया जाए, जबकि जो प्रोजेक्ट हमें देर से रिकवर करके दे रहा है उसको रिजेक्ट किया जाए। फैसला सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड की बेसिस पे होता है, राइट। लेकिन इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, फॉल्ट्स हैं। उन्हीं ड्रॉबैक्स को एक्सपोज करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स सी। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है, उसको देखते हैं। देखिए, दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। दोनों ही प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई है और दोनों ही प्रोजेक्ट में से हमें जो पैसा रिकवर हो रहा है वो 4 साल के बाद ही हो रहा है। क्यों? तो हम प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट ए में हमें पहले साल 25,000 मिले, दूसरे साल हमें मज़ीद 25,000 मिले, यानी कि हमें 50,000 मिल चुके हैं। तीसरे साल में हमें 20,000 मिले, यानी कि अब तक हमें 70,000 मिल चुके हैं। और चौथे साल में हमें जो बकाया 30,000 हैं वो मिल चुके हैं। प्रोजेक्ट बी की बात करें तो प्रोजेक्ट बी में हमें पहले साल 50,000 मिले, दूसरे साल हमें मज़ीद 40,000 मिले, यानी कि टोटल 90,000 मिल चुके हैं। बाकी रह गए 10,000, वो हमें चौथे साल में मिल रहे हैं। यानी कि दोनों ही प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड है वो 4 साल ही है। यानी कि 4 साल में हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो रिकवर हो जाती है। मगर दोनों प्रोजेक्ट ही अगर हमें 4 साल के अंदर रिकवर कर रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें? तो फैसला इस तरह से ही होगा कि आप किसी को भी सिलेक्ट करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ही प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। वो है 4 साल, और दोनों ही प्रोजेक्ट की जो रिकवरी टाइम पीरियड है वो 4 साल ही है। लेकिन अगर हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एवेल्यूएट करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, तो हमारा डिसीजन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अर्निंग कैपेबिलिटी को डिस्कवर करती है। जितना जल्दी आपके पास पैसा आ जाता है उतनी ज़्यादा आप उस पैसे से अर्निंग्स कमा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आज के वक्त अगर मुझे 1 लाख कोई दे दे, उस 1 लाख को मैं बैंक में रखवाऊँ, तो वही 1 लाख मुझे 5 साल बाद ग्रो हो के इंटरेस्ट पेमेंट्स को मिला के 1,20,000, 1,30,000 देगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वही 1 लाख मुझे 5 साल के बाद मिले तो वो 1 लाख ही होगा, उसमें कोई मज़ीद एडिशंस नहीं होगी। यानी कि जितना पैसा मुझे जल्दी मिलता है उतना ही वो ग्रो करता है, उतने ही उसकी जो है वो ग्रोइंग कैपेबिलिटी होती है, अर्निंग कैपेबिलिटी होती है। वही हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं तो हम ऐसे ही फैसले करते हैं। जब हम इसको शामिल करेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर हमारा डिसीजन क्या बनता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आखिर दोनों ही की जो कैश फ्लोज हमें प्रोजेक्ट से मिल रही हैं, अगर उनको हम 10% कॉमन इंटरेस्ट पे बैंक में रखवाएं
टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, जो कि 4 साल है। 4 साल के बाद उस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाएगा। तब तक जो हमें उससे कैश फ्लोज मिल रहे हैं उनको हम अपने पास ना रखें, बल्कि उनको इन्वेस्ट करें और उससे अर्निंग्स हासिल करें। हम ऐसा ही करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर हमें कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं दोनों प्रोजेक्ट से। पहले हम प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट बी हमें पहले साल के एंड में 50,000 दे रहा था, यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अभी हमारी प्रोजेक्ट लाइफ में बचा हुआ है। 3 साल तक हम बैंक में 50,000 को रखवा सकते हैं, क्योंकि हमें बैंक 1 साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% दे रहा है। तो 50,000 पे 10% होते हैं 5,000, राइट। और अगर 3 साल हमें वो 5,000 मिलते रहे तो टोटल हमें बाय द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर 15,000 मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रोजेक्ट हमें सेकेंड ईयर की एंड में 40,000 दे रहा था। 40,000 पे 10% बनता है 4,000। क्योंकि हमें 2 साल की एंड में ये 40,000 मिले, यानी कि तीसरा और चौथा साल हम इस अमाउंट को बैंक में रखवा सकते हैं और वहाँ से हमें पर ईयर 4,000 मिल सकते हैं, यानी कि टोटल हमें मज़ीद 8,000 मिलेंगे। बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमें ये प्रोजेक्ट ज़ीरो देता है, यानी कि हमारे पास कोई अमाउंट नहीं हुई तो हम कुछ भी बैंक में नहीं रखवाएंगे, कोई हमारे पास अर्निंग्स नहीं होगी। चौथे साल की एंड में हमें 10,000 मिलते हैं, क्योंकि हमें अर्निंग्स कब तक चाहिए थी, 4 साल की एंड तक। तो ये हमें मिले ही आखिरी दिन में है, तो ये तो हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रह जाएगी, इस पर कोई अर्निंग्स नहीं होगी। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ए की, इसी तरह से प्रोजेक्ट ए हमें 25,000 दे रहा था बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो उस पर हमें 10% मिलेगा पर ईयर। इंटरेस्ट तो वो होते हैं 2500। क्योंकि हम ये 3 साल तक रखवा सकते हैं तो हमें टोटल 7,500 मिल जाएंगे। इसी तरीके से बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ये प्रोजेक्ट हमें 25,000 दे रहा था। तो अभी हमारी जो है वो प्रोजेक्ट की लाइफ में 2 साल रहते हैं, तो हम इस 25,000 को भी बैंक में रखवा के पर साल मज़ीद 2500 अर्न कर सकते हैं। तो हमें टोटल 5,000 और मिल जाएंगे। तीसरे साल की एंड में हमें मज़ीद 20,000 मिलते हैं इस प्रोजेक्ट से, यानी कि हमारी जो प्रोजेक्ट लाइफ में जो ईयर्स बच जाते हैं वो अभी भी 1 साल बचता है, तो हमें वो 1 साल की इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएंगी 20,000 पर 10%, जो कि होती हैं 2,000। यानी कि टोटल अर्निंग्स हमें प्रोजेक्ट ए में से 14,500 मिलती हैं, जबकि प्रोजेक्ट बी में से 23,000 मिल जाती हैं। यानी कि अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करें अपनी डिसीजन मेकिंग में, तो हमें ये पता चला कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है, क्योंकि वहाँ से अर्निंग्स जो आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही हैं प्रोजेक्ट ए के कंपैरिजन में। जबकि पेबैक पीरियड जो हमें टेक्निक बता रही थी वो ये बता रही थी कि दोनों ही प्रोजेक्ट एक जैसे हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट बी इज़ मच बेटर। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा जो रिकवर हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। पहले 2 सालों में हमें 90,000 रिकवर हो चुका था, जबकि प्रोजेक्ट ए में जो है वो पहले 2 सालों में हमें सिर्फ 50,000 रिकवर हुई। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बी से जल्दी पैसा रिकवर हुआ तो हमने उसको इन्वेस्ट करा और उसको हमने ग्रो किया, जबकि प्रोजेक्ट ए में से कम पैसे रिकवर हुए जल्दी, तो इसी वजह से हमने जो उसको ग्रो किया वो कम किया। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने डिफरेंस क्रिएट किया, राइट। तो पहला तो ड्रॉबैक ये होता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पेबैक पीरियड की टेक्निक में इग्नोर करते हैं। सेकेंडली, पेबैक पीरियड फ्यूचर कैश फ्लोज को भी इग्नोर करता है। क्यों? तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों प्रोजेक्ट्स को जो इवैल्यूएट किया गया है, तो हमने प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट किया है, प्रोजेक्ट ए को इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट बी है वो हमें 100,000 की जो इन्वेस्टमेंट है दोनों ही साल
में वो रिकवर करके दे रहा है, जबकि जो प्रोजेक्ट ए है उसको रिजेक्ट इसीलिए किया गया है कि पहले दोनों साल में हमें सिर्फ 60,000 मिलते हैं, 50,000 प्लस 10,000, जबकि जो प्रोजेक्ट ए है वो हमें पूरी की पूरी अमाउंट रिकवर करके दे रहा है। यानी कि पेबैक पीरियड टेक्निक को देखते हुए हम प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट करेंगे। हाउएवर अगर हम इसकी फ्यूचर कैश फ्लोज को देखें तो हमारा डिसीजन डिफरेंट हो सकता है। हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है अगर हम टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को लेके उनकी जो टोटल अर्निंग्स हैं उनको हम इंक्लूड करें। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्ट बी के वो हैं 1,000 और 5,000, यानी कि टोटल जो फ्यूचर अर्निंग्स हो रही हैं वो हमें 6,000 हो रही हैं, जबकि जो रिजेक्टेड प्रोजेक्ट है वहाँ से हमें 90,000 एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तीसरे साल में हमें 40,000 मिले और चौथे साल में हमें 50,000 मिले, यानी कि 90,000 मज़ीद मिले हैं। लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि पेबैक पीरियड जो टेक्निक हमें बताती है वो ये बताती है कि हम जब तक अपना पैसा रिकवर करते हैं वही हमारे लिए जो है वो बायज़ डिसीशन है, वरना जितने भी एक्स्ट्रा फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उसको इग्नोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्पैक्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने टोटल जो कैश फ्लोज प्रोजेक्ट बी से जो लेने हैं वो हैं 106,000 टोटल 4 साल में, जबकि प्रोजेक्ट ए में हमें जो मिलेंगे वो हैं 150,000। यानी कि प्रोजेक्ट ए की जो टोटल अर्निंग्स है वो कई ज़्यादा हैं प्रोजेक्ट बी से, लेकिन हम प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट कर चुके हैं। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें प्रोजेक्ट बी दे रहा है 1.60 रुपीज़ पर रुपीज़, जबकि प्रोजेक्ट ए जो दे रहा है वो है 1.5 पर रुपीज़, यानी कि 1 रुपये पे हम 1.5 अर्न कर रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट बी में से 1 रुपये में हमें 1.06 अर्न हो रहा है। यानी कि अगर हम अर्निंग्स को देखें तो हमें प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि बेहतर डिसीजन है, क्योंकि हमें टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट लेके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंक्लूडेट करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ उन्हीं कैश फ्लोज को देखना चाहिए कि जो हमारी पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करके दे दें। जब तक हमें रिकवर होते हैं अमाउंट हम उसको ही सिर्फ देखें, नहीं, हमें टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ को लेके उसकी टोटल अर्निंग्स को लेके एवेल्यूएट करना है एक प्रोजेक्ट को, ना कि पेबैक पीरियड को देखें। राइट, सो ये दोनों फॉल्ट्स हैं इस टेक्निक के। अगर हम इसमें ये दोनों इंक्लूड करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को भी लेते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी हम लेते हैं, तो हमारे डिसीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये टेक्निक फॉल्टी है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इजीली कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एडिशंस ही करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितना पैसा आया और कितना जल्दी आया, सो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये सिर्फ लिक्विडिटी को प्रेफरेंस कर देता है कि हमें पैसा मिल रहा है तो कितना जल्दी मिल रहा है। तो अगर हमें लायबिलिटीज़ पे करनी है, एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो हम उसको पे कर सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज को देख रहे हैं। अगर हमारी ज़रूरियात हैं वर्किंग कैपिटल की तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम अगर पूरी लाइफ को अगर लेंगे तो शायद हमारी अर्निंग्स बहुत डिफरेंट हों। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं तो आप उसको मज़ीद देख सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है। होपफुली आपको ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस समझ आ चुके होंगे पेबैक पीरियड के, और क्यों ये टेक्निक फॉल्टी है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू।